हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं करिश्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया था। होप आपने वो तीनों वीडियोस देख ली होंगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर हम मोर और लेस क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब से हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तभी से ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। ये सारे के सारे जो भी अटेम्प्ट्स हुए हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, ये सारे बेस्ड थे ऑन द यूजेस ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स। जो जो जिस जिस प्रकार से हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे उस तरीके से हम उनको क्लासीफाई करते जा रहे थे। इनमें कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो हम जो है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर लेते थे। तो इसके बाद धीरे धीरे हमें नीड हुई कि हमारे को एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो एरिस्टोटल थे, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया और साइंटिफिक बेसिस का यूज़ करा क्लासिफिकेशन के लिए। उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि हाइट। उसमें उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स को इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स पे। और उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है दो ग्रुप्स में, एक वो जिनके अंदर रेड ब्लड है और एक वो जिनमें रेड ब्लड नहीं है। उसके बाद आपके ये वाला क्लासिफिकेशन ठीक है, कुछ टाइम तक चला, लेकिन धीरे धीरे नीड हुई कि नहीं, हमें एक और बेटर क्लासिफिकेशन चाहिए। तो उसके बाद एंट्री मारी आपके कार्ल लिनस ने। कार्ल लिनस, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने अपना टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्हें प्लांटे यूज़ किया। एक क्लासिफिकेशन था प्लांटे और एक था आपका एनिमिलिया। प्लांटे के अंदर सारे के सारे प्लांट्स को इंक्लूड किया गया और एनिमिलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया। ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एडवांस था और बहुत टाइम तक यही सिस्टम चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे इस सिस्टम की भी हमें लिमिटेशंस दिखने लग गई, जैसे कि ये वाला सिस्टम आपके यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस नहीं बता पा रहा था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो नहीं बता पा रहा था। और आपके फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये नहीं बता पा रहा था। ये वाला सिस्टम बहुत ईजी था समझने के लिए, ठीक है। प्लांट्स को प्लांट्स में डाल दिया, एनिमल्स को एनिमिलिया के अंदर डाल दिया। लेकिन इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे आपके लूप होल्स थे, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि समझ नहीं आ रहा था कहाँ डाले। फॉर एग्जाम्पल फंगी, उसको कहाँ डाला जाए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का समझ नहीं आ रहा था कि उनको कौन सी कैटेगरी के अंदर डाले। इसीलिए टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन टाइम के साथ हमें लगा कि ये हमारे लिए इनएडिक्वेट है, हमें इसकी जगह किसी और क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। तो अब जो हमारे नए क्लासिफिकेशन हम चाह रहे थे वो ये था कि हमें उसकी मॉर्फोलॉजी को तो देखना ही देखना है, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को तो देखना ही देखना है, लेकिन साथ साथ उनके इंटरनल कैरेक्टर्स को भी देखना है। जैसे कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है, जो सेल वॉल है अगर प्लांट सेल के अंदर तो वो किस टाइप की है, कैसे बन रखी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, कि किस टाइप से वो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। उनका हैबिटाट क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनके रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, किस टाइप का उनका रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि हमारे हमारे एंसेस्टर से क्या रिलेशन है, या हमारे एक कॉमन एंसेस्टर कौन है। इस तरीके के क्लासिफिकेशन के सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ने लगी। और धीरे धीरे हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स ऐड हुए। और हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया। मोस्ट एक्सेप्टेड जो सिस्टम हमारे पास अभी है वो है आपका RH व्हिटेकर का सिस्टम, जिन्होंने इसे 1969 में प्रपोज किया था। उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इन 5 किंगडम्स के नाम थे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। जो मेन क्राइटेरिया इन्होंने इस्तेमाल किया था अपने क्लासिफिकेशन के लिए वो था सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी जो सेल है वो क्या कौन से स्ट्रक्चर का है। आपका थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, थैलस मतलब कि उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अगेन वही ऑटोट्रॉपिक है, हिट्रोट्रॉपिक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक है, किस टाइप का है। इसके अलावा उन्होंने इस्तेमाल किया रिप्रोडक्शन क्या है,
एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव और आपके फाइलोजेनेटिक यानी आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। इसके तौर पे उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जो कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया ये कैसे कैसे हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम के इश्यूज़ को सॉल्व करता है। पहले के जो भी क्लासिफिकेशन होते थे उसमें आपके सारे ऑर्गेनिज्म को अंडर द प्लांट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉसेस, आपके फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको प्लांट्स के अंदर रख दिया। लेकिन ऐसा सिर्फ ये देखा गया कि सबके अंदर सेल वॉल है इसलिए सबको सबको प्लांट्स के अंदर डाल दिया गया। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, धीरे धीरे नीड हुई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कैसे मतलब इस सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टम के अंदर तो नहीं आ सकते हैं। इसी तौर पे आपका फिर नीड पड़ी कि हमें एक सेपरेट क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना चाहिए फंजाई के लिए, और फंजाई के लिए एक अलग से क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया गया जिसमें आपका फंजाई के किंगडम को हम पढ़ते हैं, क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो आपकी आपकी काइटिन की बनी हुई रहती है, वाइल जो आपके प्लांट्स की सेल वॉल है वो आपके सेलुलोज की बनी हुई रहती है। तो इस तरीके से देखा गया कि हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करें किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर हमारे क्लेमाइडोमोनास, कोरेला, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एल्गेज, पैरामीशियम, अमीबा, इन सबको लेके आया गया और इनको फर्दर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है जो कि आपका बैक्टीरिया। बहुत बार सुना होगा नीचे गिरी हुई चीज़ को मत उठाओ उसमें बैक्टीरिया लगे हुए हैं, इस टाइप की चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होगी। तो बैक्टीरिया एक सोल मेंबर होते हैं आपके किंगडम मोनेरा के। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑलमोस्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप किसी एक्सट्रीम हैबिटेट में चले जाए वहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया दिखने के लिए मिलेंगे, या आप नॉर्मल हैबिटेट में आ जाइए वहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया दिखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे आपके रहते मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपके या तो पैरासाइट के तौर पे रहते हैं या फिर वो फ्री लिविंग रहते हैं। तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। उनकी शेप कैसे हो, दिखने में कैसे है। फर्स्ट है आपका स्फेरिकल कॉकस। इसमें आपकी कॉकाई मतलब वो स्फेयर शेप्ड है, स्फेयर का जैसे शेप होता है ना उस टाइप के शेप के हैं, उसको बोला जाता है स्फेरिकल कॉकस। नेक्स्ट है आपके रॉड शेप्ड बेसिलस। रॉड शेप्ड बेसिलस आपकी बड़ी बड़ी रॉड जैसे आपके रहते हैं वो, उनको रॉड शेप्ड बेसिलस कहा जाता है। थर्ड है आपके कॉमा शेप्ड विब्रियम, जैसे हम कॉमा लगाते हैं ना उसी टाइप के ये शेप में ये कॉमा शेप्ड विब्रियम रहते हैं जिनको प्लूरल में विब्रियो भी कहते हैं। और आपका लास्ट है आपका स्पाइरल स्पाइरेलियम। स्पाइरल स्पाइरेलियम आपके लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और इनके अंदर आपके मल्टी फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम भी दिख जाएगा जिसमें आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज के शेप देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बात करें बैक्टीरिया की, बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर हम एक तरीके से बात करें, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये किसी भी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में रह सकता है। कुछ बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, तो कुछ आपके जो है आपके हिट्रोट्रॉपिक होते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसमें से कुछ आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं जो कि आपके किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। बेस्ड ऑन दिस वी हैव ग्रुप्ड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया फॉर, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गया, एक कीमोसिंथेटिक हो गया और एक आपका हिट्रोट्रॉप्स हो गया। ये तीनों बैक्टीरिया के बारे में आप यू बैक्टीरिया के अंदर पढ़ेंगे। बैक्टीरिया को हमने फर्दर 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक है आपका आर्की बैक्टीरिया और एक है आपका यू बैक्टीरिया। तो बात करें अगर हम आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया आपके मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं। मोस्ट हार्श हैबिटेट का क्या मतलब हो गया, जहाँ पर सर्वाइवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको बोला जाता है मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। तो ये आर्की बैक्टीरिया इसी टाइप के हैबिटेट में रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं जो बैक्टीरिया, उनको बोला जाता है हेलोफाइल्स। जो बहुत ज़्यादा आपके हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, बिल्कुल एकदम गर्म पानी के अंदर रहते हैं, उनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो आपके मार्शी एरियाज, दलदली ज़मीन या फिर जो आपके गाय का गोबर होता है इन जगहों पर रहते हैं, उनको बोला जाता है मिथैनोजेंस। तो आर्की बैक्टीरिया आपके दूसरे बैक्टीरिया से इस तरीके से अलग है क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। वो अलग इसीलिए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा
आपके हार्श हैबिटाट में रहना पड़ता है। तो हार्श हैबिटाट में रहने के लिए इनको अपने सेल वॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो रिजिड बनाना पड़ेगा ना, ताकि वो इतने ज़्यादा हार्श हैबिटाट से लड़ सके। तो इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके बाकी बैक्टीरिया से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनका इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए। इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल करने के लिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो इनको हेल्प करती है। जो आपके, अगर हम बात करें मिथानोजेंस के, तो आपको डेली आप देखते होंगे, अगर आपके आसपास कोई कैटल रहती होगी तो देखते होंगे कि जो मिथानोजेंस होते हैं वो आपके गट में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स। रुमिनेंट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ हो गया। काऊ क्या करती है, एक बार अपने खाने को क्या कर लेती है, बहुत सारा अपने पेट में डाल लेती है। आपको पता होगा कि काऊ के अंदर फॉल्स स्टमक और ट्रू स्टमक, दो टाइप के स्टमक होते हैं। तो अपने वो स्टमक में उसको लोड कर लेती है, फॉल्स स्टमक में लोड कर लेती है बहुत सारा खाना एक बारी में। फिर उसके बाद उसको फिर दोबारा से अपने फॉल्स स्टमक से अपने मुंह में लेके आती है, उसको च्यू करती है और दोबारा से उसको अपने ट्रू स्टमक में भेजती है। तो इन सभी को बोला जाता है रुमिनेंट एनिमल। जैसे कि आपका काऊ हो गया, बफेलो हो गया, सारी की सारी जो भी कैटल्स होती हैं वो आपके रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं। तो रुमिनेंट एनिमल के गट में आपके मिथानोजेंस पाए जाते हैं और यही मिथानोजेंस आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, क्योंकि बायोगैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आपका मीथेन होता है। तो ये बेसिकली मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इनके जो डंग होते हैं, उसमें जो डंग होता है एनिमल्स का, उसकी मदद से हम बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट ग्रुप का क्या नाम है, यू बैक्टीरिया। राइट, हमारे नेक्स्ट ग्रुप का नाम है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होते हैं। रिजिड सेल वॉल का क्या मतलब होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इजीली ब्रेक होने वाली नहीं होती है। दूसरा, अगर ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब क्या होता है, अगर ये अपनी पोजीशन एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन के में जाने के लिए केपेबल होते हैं, तो इनके पास फ्लैजिला होता है जो कि इनको हेल्प करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में। यू बैक्टीरिया को भी फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन इज हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक, इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सनलाइट। इसका एग्जाम्पल है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गे भी होता है, क्योंकि इनके अंदर आपका क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि सिमिलर होता है प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है उसके साथ, मतलब ये इन दोनों के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल्ड होते हैं। कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल मतलब क्या हो गया, इनकी जो पेरेंट बॉडी होती है और जो आपका न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनता है वो एक दूसरे से जॉइंड होते हैं, तो इनकी कॉलोनीज बनती है, इसीलिए कॉलोनियल होते हैं। और इनके अंदर फिलामेंटस होती है, फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अगर हम हैबिटाट की बात करें तो या तो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है या फिर ये टेरेस्ट्रियल एल्गे होती है। तो ये फ्रेश वाटर मरीन कुछ भी हो सकती है और ये टेरेस्ट्रियल यानी आपकी ज़मीन पे भी रह सकती है। उसके अलावा इनकी जो कॉलोनीज होती है, कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनके पास होती है एक जिलेटिनियस शीथ। ये जिलेटिनियस शीथ इनको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। आपने साइनोबैक्टीरिया तो बहुत बार देखा होगा, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और किसी भी एरिया में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो पूरा का पूरा जो वाटर होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, उसको बोला जाता है एल्गल ब्लूम। तो ये बेसिकली ब्लूम्स को कॉज करते हैं और ये ब्लूम्स जो है, एल्गल ब्लूम जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो आपके मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इनके पास एक अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। राइट, आपके हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी प्लांट्स को नाइट्रोजन डिजॉल्व फॉर्म में चाहिए और आपका जो नेचर में एटमॉस्फेयर में है वो आपका इनसॉल्युबल फॉर्म में है। तो ये इस तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं आपके प्लांट्स के लिए। जो आपके इनके अंदर एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। हेटेरोसिस्ट की मदद से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है आपका नॉस्टॉक और एनाबीना। स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको कॉलोनीज दिखाई दे रही है आपकी साइनोबैक्टीरिया की, और बीच बीच में आपको बाकी सेल के मुकाबले एक सेल बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो वो जो एक सेल आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वो है आपका हिट्रोसिस्ट। ये बाकी सेल के मुकाबले इसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कुछ कुछ टर्म तो क्लियर हो रही होगी। ऑटोट्रॉपिक यानी अपना खाना तो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन कीमोसिंथेटिक, कीमो क्या हो गया, केमिकल, सिंथेटिक केमिकल के सिंथेसिस की मदद से ये अपना खाना बनाते हैं। तो यानी ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल। ये बहुत सारे आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि आपका नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, उन सभी के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जो भी एनर्जी को रिलीज होती है वो उसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आपका एटीपी होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे सेल की एनर्जी करेंसी भी है, और इनके भी सेल की वो एनर्जी करेंसी है। उसके बाद इनका एक एडवांटेज होता है कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के रीसाइक्लिंग में हेल्प करती है। यहाँ आपका रीसाइक्लिंग का क्या मतलब है, रीसाइक्लिंग का मतलब है कि जब एक प्लांट पूरी लाइफ अब सॉइल से बहुत सारे एलिमेंट्स को लेता है, जैसे कि आपका फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इसके अलावा नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर से लेता है। और एटमॉस्फेयर में तो आपका जो नाइट्रोजन होता है वो आपका इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, उसको सॉल्युबल करने के लिए बैक्टीरिया की मदद से हम उसको सॉल्युबलाइज करते हैं, फिर वो प्लांट उसको अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। तो पूरे लाइफ में जो भी प्लांट जो है, जो भी एलिमेंट्स को यूज़ करता है फ्रॉम सॉयल, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वो उसको सारे के सारे एक तरीके से वापस करने होते हैं। सारे के सारे जो भी सॉइल से लिए गए एलिमेंट्स हैं वो दोबारा से सॉइल में चले जाने चाहिए, उसको बोला जाता है रीसाइक्लिंग। तो ये रीसाइक्लिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, एक चीज ये फिक्स नहीं करते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का ही है, जो हमने अभी पीछे पढ़े, जैसे कि आपने एनाबीना पढ़ा, नॉस्टॉक पढ़ा, राइजोबियम पढ़ा। उन सारों का काम होता है आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का। ये फिक्स नहीं करते हैं, लेकिन ये रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके नाइट्रोसोमोनाज। नाइट्रोसोमोनाज आपके अमोनिया और आपके ऑक्सीजन का यूज करता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। लास्ट यू बैक्टीरिया का टाइप है हिटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो हिटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये आइदर किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं आपके नेचर में, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले होते हैं नेचर में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स, ये सारे के सारे डीकम्पोजर्स होते हैं, किसी चीज़ को तोड़ के फिर उसमें से अपने खाने को ढूंढते हैं। इनका जो हिटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है आपकी ह्यूमन अफेयर्स में। ह्यूमन अफेयर्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको कर्ड बनानी है मिल्क से, तो आप उसमें क्या डालते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को डालते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फिर डिवाइड करता है कर्ड को, जो उसके मिल्क होते हैं, मिल्क में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनको डीनेचुरेट करके फिर उससे कर्ड बन जाती है। तो अगर हमें मिल्क से कर्ड बनानी है तो हम उसमें लैब का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। तो आपके इस तरीके से आपके इसमें आपका हेल्प करता है। दूसरा, आपका एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में आपका हेल्प करता है ये हिटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। या तीसरा, आपका फिक्स करता है आपके नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम का बेसिक मीनिंग होता है जो भी पल्सेस वगैरह होती है, दालें होती हैं, वो लेग्यूम्स होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम हिटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को होता है। इसके अलावा ये आपके कुछ सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा नहीं करते हैं, बहुत सारे इनके नुकसान भी होते हैं। बहुत तरह तरह की डिजीज़ेज़ ये ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, फार्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ पेट्स के अंदर कॉज करते हैं। जैसे आपका टाइफाइड हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, आपका टेटनस हो गया। इस तरह तरह की डिजीज़ेज़ भी थ्रू आपके हिटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही थ्रू होती हैं। तो यानी इनका बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी है और इनका नेगेटिव पॉइंट भी है।
अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो जान लेते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिजन। फिजन का क्या मतलब होता है कि आपका एक बैक्टीरिया फर्दर आपका स्प्लिट हो जाता है दो बैक्टीरियल सेल में। दिस इज कॉल्ड फिजन। ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, डिवाइडिंग बैक्टीरियम जो आपका डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। इसके अलावा जब आपकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी वो कंडीशंस जो कि बैक्टीरिया के लिए अच्छी नहीं है, तब ये स्पोर्स को प्रोड्यूस कर लेता है। स्पोर को प्रोड्यूस करने से इसका एक एडवांटेज हो जाता है कि ये जितनी भी एक्सट्रीम हैबिटाट्स में इसको अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है, किसी भी कोई भी एक्सट्रीम हैबिटाट देखने के लिए मिल रहा है, तो ये यहाँ पर इन स्पोर्स की मदद से सर्वाइव कर पाता है। और जब ये फेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो ये जर्मिनेट कर लेता है और रिप्रोड्यूस कर लेता है। थर्ड आपकी बात करते हैं, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका जो डीएनए होता है वो एक बैक्टीरियम सेल से दूसरे बैक्टीरियम सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है, और इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलती है। उसके बाद आपके एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता, और ये लिविंग वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा हमारी बॉडी के लिए, एनिमल्स की बॉडी के लिए और प्लांट्स की बॉडी के लिए पैथोजेनिक होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन और किंगडम मोनेरा को पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।